Hello, dear children. Hope you all are doing well. So, today, now we are going to read about a new chapter, that is How I Taught My Grandmother to Read. It is chapter number 3 of course book. It is a short story written by Sudha Murthy. So, before we start, let me tell you a short briefing about the writer, Sudha Murthy. So she was born in 19 August 1950, and she is an Indian educator. She is also an author and philanthropist. She is the founder chairperson of Infosys Foundation. It is a non-profit charitable organization. She was married to she was married to the co-founder of Infosys, N.R. Narayan Murthy, and on 2024 she was nominated for as a member of Parliament Rajya Sabha. She was awarded with the Padma Shri, which is the fourth highest civilian award in India, and also 2023 she was awarded the Padma Bhushan, that is the third highest civilian award in India. So let's start the story. So before we start, let me ask you one question. What happens? Just imagine that you are in the class and your teacher told you to read the chapter of the story, chapter of your book, and in front of all the students of your class, you are not able to read, and you are facing some problem with the spelling of the words. You are not able to spell it well. So I think at that moment you might be feeling quite embarrassed. Just think of yourself. Might be you are able to read, but think that the words are too difficult and you are not able to read. So how you will feel? I think you will feel quite embarrassed, है ना? आपको बहुत बुरा लगेगा अगर आपकी टीचर ने कुछ आपको पढ़ने के लिए बोला और आप पढ़ नहीं पा रही हैं पूरे क्लास में. तो आपको शायद अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, बहुत ही इंसल्ट फील होगा. जबकि आपको पढ़ना आता है, बट माइट बी छोटे छोटे कुछ वर्ड्स होंगे जो आपसे पढ़ा नहीं जा रहा था, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा था, तो आपको बहुत एम्बैरेस्ड फील हो रहा होगा. बट थोड़ा सा इमेजिन करो कि अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसे बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता, तो और किसी के सामने अगर उसको ऐसा फील हुआ कि आई एम डिपेंडेंट, मुझे बिल्कुल पढ़ना नहीं आ रहा, तो उनको कैसा लगता होगा, है ना? तो पढ़ाई लिखाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. तो यहाँ पे वही बिफोर इट स्टार्ट्स वार्म अप, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए. लेट मी आस्क यू, इमेजिन हाउ इट would feel if you did not know how to read or write. कैसा लगेगा अगर आपको बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता. पढ़ाई लिखाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, है ना? सो ये हमारा सौभाग्य है अगर आप अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, आपके मम्मी पापा आपको एफर्ट कर रहे हैं, आपको पढ़ा पा रहे हैं. और अच्छे स्कूल में अगर नहीं भी जा रहे हैं, आप अगर छोटे मोटे स्कूल में भी जा रहे हैं, देन ऑल्सो यू आर फॉर्चुनेट. क्योंकि स्कूल बड़ा हो या छोटा हो, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट इज कि आप पढ़ रहे हैं, है ना? सो देखो यहाँ पे लिखा भी है, नॉट एवरी पर्सन इज फॉर्चुनेट. हर कोई इंसान इतना फॉर्चुनेट का मतलब भाग्यशाली. भाग्यशाली नहीं होता है कि उसे enough to be able to go to school, कि उन्हें स्कूल जाने का मौका मिले and receive proper education. आप देख सकते हैं कितने आप कभी जाते होंगे ट्रैफिक में, बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो है वो अपने छोटे भाई बहन को गोद में लेके बेगिंग कर रहे होंगे, है ना? उनको स्कूल जाने का मौका नहीं मिल रहा. तो उनसे पूछो कि एजुकेशन क्या होता है. तो लेट अस रीड सिर्फ कि ये एम्बैरेसमेंट खाली छोटे बच्चों को नहीं बल्कि बड़ों को भी होता है. तो ये स्टोरी हम देखते हैं कि किस चीज के बारे में. व्हेन आई वाज तो ऑथर जो है वो बता रही है कि उनके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ. व्हेन आई वाज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, मैं जब सिर्फ 12 साल की थी, आई यूज्ड टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका. तो मैं नॉर्थ कर्नाटका, कर्नाटका कहाँ है? ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है. तो वो क्या बोल रही कि मैं नॉर्थ कर्नाटका के एक छोटे से विलेज में रहती थी विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स. मैं अपने दादा दादी के साथ रहती थी. इन दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड. उस समय, ये स्टोरी काफी पहले की है, तो उस समय ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, और ऊपर से एक छोटे से गांव में रहती थी, तो नेचुरली जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, है ना? ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी गाड़ी का आना जाना, इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून. इसलिए क्या बोल रहे, सुबह के देखिए, आप भी देखते होंगे घर आपके घर में न्यूज़पेपर आता होगा. कब आता है? एकदम सुबह सुबह आता है ना? 6:30-7 बजे तक आ जाता है. लेकिन गांव, ये एक तो स्टोरी बहुत पहले की है, ऊपर से एक छोटे से गांव की है, तो जहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था, तो सुबह सुबह यहाँ पेपर नहीं पहुंचता था. वहां तक पहुंचते पहुंचते
आफ्टरनून हो जाता था, दोपहर हो जाती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस, और सारे के सारे लोग जो है वो बस के लिए, सारे के सारे लोग यानी जो पढ़ सकते थे, जिनके घर पे मैगजीन्स आता था, वो ईगरली वेट करते थे। ईगरली मीन्स क्या, कीनली, यानी बेसब्री से जिसको हम बोल सकते हैं, बस का इंतजार करती थी। क्यों? ये जो बस थी विच यूज टू कम विद पेपर्स, वो क्या लाती थी? पेपर लाती थी। न्यूज़पेपर्स हो गया, वीकली मैगजीन्स हो गया। वीकली मैगजीन यानी जो वीक में एक ही बार छपता है, एक ही बार पब्लिश होके आपके पास आता है। एंड द पोस्ट, पोस्ट का मतलब यहाँ पे लेटर्स की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ये बस जो है वो लेकर आती थी, ठीक है। एट दैट टाइम त्रिवेणी, त्रिवेणी क्या, कौन है त्रिवेणी? शी इज अ पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ा लैंग्वेज। कन्नड़ा मैंने अभी बताया जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहां का है। और त्रिवेणी क्या है? त्रिवेणी इट इज द पेन नेम ऑफ अ फेमस राइटर, ऑथर अनुसुईया शंकर। अब ये पेन नेम क्या होता है? पेन नेम क्या होता है कि कभी कभी जो है कोई राइटर अपना आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहते, वो लोगों के बीच में अपना परिचय को छिपाना चाहते हैं। कोई भी रीजन हो, वो हम नहीं बता सकते कि पर्टिकुलर इसी रीजन से है, वो अपना छिपाना चाहते हैं। या कभी कभी जो है कुछ राइटर जो है वो अपना निक नेम यूज करते हैं। निक नेम यानी जो शॉर्ट नेम है वो यूज करते हैं, तो इसको अभी हम पेन नेम बोलते हैं। तो अनुसुईया शंकर जो थी, शी रोट अबाउट इश्यूज फेस्ड बाय वुमेन, वो ज्यादातर औरतों के बारे में ही लिखती थी। तो उन्होंने, उनका ही पेन नेम था त्रिवेणी। तो जो त्रिवेणी थी उनका ही लिखा हुआ, त्रिवेणी जी ने ही लिखा था काशी यात्रा। तो ये एक्चुअली में क्या था? नॉवेल। नाउ व्हाट इज नॉवेल? नॉवेल एक बहुत बड़ी सी स्टोरी होती है, और ये क्या एक बार में पढ़ लेना, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि पूरी बुक को पढ़ लेना उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसीलिए छोटे छोटे एपिसोड्स में, छोटे छोटे एपिसोड्स में रिलीज किया जाता था। तो एपिसोड को हम यहाँ पे सीरियल बोल रहे हैं। वॉज अपीयरिंग एज अ सीरियल। देखो आपकी मम्मी लोग भी देखते होंगे सीरियल वगैरह, है ना। तो सीरियल ये क्या होता है एक्चुअली, और ये सीरियल काफी दिन चलता है, कभी कभी सालों साल चलते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली स्टोरी जो है वो काफी बड़ी है, और वो एक बार में दिखाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में पब्लिश होता है, यानी क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है तो पब्लिश होता है। आपकी मम्मी जो देखती हैं वो ब्रॉडकास्ट होता है टीवी में, तो छोटे छोटे एपिसोड्स में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे जो है वो छोटे छोटे एपिसोड्स में लिख कर आता है, वो भी क्या, वेंसडे को। इन द कर्नाटका वीकली कर्मवीर एट दैट टाइम, ये जो वीकली मैगजीन आता था कन्नड़ में आता था, कन्नड़ लैंग्वेज में, और वो वीकली मैगजीन का नाम क्या था? कर्मवीरा, ठीक है। तो कर्मवीरा में जो ये वीकली जो सीरियल आता था किसका? काशी यात्रा। काशी यात्रा आपको दिख रहा होगा, ये काशी यात्रा। तो ये जो था, ये ग्रैंड माँ को बहुत अच्छा लगता था। तो माई ग्रैंड मदर कृष्णटका नेवर वेंट टू स्कूल। तो ये जो इनकी ग्रैंड माँ थी कृष्णटका, ये कभी स्कूल नहीं गई थी। सो शी कुड नॉट रीड, इसीलिए उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। एवरी वेंसडे कर्मवीरा वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काशी यात्रा टू हर। तो हर वेंसडे की बात है, वो कर्मवीर का जो ये वीकली मैगजीन आता था, इसमें से वो जो नेक्स्ट एपिसोड, हर बार नेक्स्ट एपिसोड किसका? काशी यात्रा का नेक्स्ट एपिसोड वो पढ़ के देती थी अपनी ग्रैंड मदर के लिए। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन का मतलब बड़े ध्यान से पढ़ना। तो जब ये पढ़ती थी, जब ये वीकली मैगजीन आता था, तो दादी माँ अपने सारे काम भूल कर वो बैठ जाती थी अपनी ग्रैंड डॉटर के पास, बड़े कंसंट्रेशन के साथ, बड़े ध्यान से इसे वो पढ़ती थी। लेटर शी वुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और उन्हें ये इतना अच्छा लगता था कि वो जैसे सुनती थी उनके दिमाग में बिल्कुल छप जाता था, यानी वो याद हो जाता था। तो वो बिल्कुल वो अपने मन में उस चीज को रिपीट करती रहती थी। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा, she would join her friends at the temple courtyard where the children would also gather to play hide and seek. और फिर ये सुनने के बाद शाम के समय वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ जाती थी? टेम्पल कोर्टयार्ड में जाती थी। फ्रेंड्स के साथ टेम्पल कोर्टयार्ड में बैठती थी, यानी टेम्पल यानी कि मंदिर, कोर्टयार्ड यानी कि आंगन, मंदिर के आंगन में बैठती थी, जहां पे बच्चे भी साथ में जाते थे, और बच्चे जो है वो बिजी रहते थे, हाइड एंड सीक वगैरह खेलते थे, और जो बड़े बूढ़े रहते थे वो बैठते थे, आपस में बात करते थे, चर्चाएं करती थी। और यहीं पे दादी माँ काशी यात्रा का जो नया एपिसोड उन्होंने सुना है,
अपनी ग्रैंड डॉटर से वो वहां पे डिस्कस करती थी। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड्स विद हर। मैंने अभी बताया कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ नया एपिसोड जो आता था वो वहां जाके डिस्कस करती थी। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज। एक बार की बात है, जो ऑथर थी वो अपने कजन्स के साथ पड़ोस के, नेबरिंग यानी पड़ोस के विलेज में वो गई थी। क्यों? एक वेडिंग अटेंड करने के लिए, शादी अटेंड करने के लिए। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। उस समय की बात है, बहुत पहले की बात किया जा रहा है। तो उस समय जो है वो शादी ब्याह वगैरह बहुत ही लोग बड़े ही धूमधाम से एंजॉय करते थे। आजकल भी करते हैं, ऐसा नहीं कि आज नहीं करते, आज भी करते हैं, बट तब के कंपेयर में थोड़ा कम हो गया है, बिकॉज नाउ डेज पीपल आर वेरी बिजी। तो लोग जो है पीपल आर वेरी बिजी इन देयर वर्क। उनको आपके पेरेंट्स भी होते होंगे, है ना, हो सकता है आपके पास टाइम है लेकिन आपके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, बिकॉज उनका अपना ऑफिस होता होगा, जॉब है जहाँ पे उनको छुट्टियां नहीं मिल रही है काफी दिनों के लिए, क्योंकि शादी वगैरह तो कम से कम एक हफ्ता तो लगता ही है। तो इतनी छुट्टियां नहीं मिल पाती होंगी, वो 1 या 2 दिन के लिए जाते हैं। या कभी कभी हो सकता है कि आपके मम्मी पापा को छुट्टी मिल रहा है लेकिन आपका उस समय एग्जाम का टाइम है, जिसकी वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं, या हार्डली एक दिन आपने बड़ी मुश्किल से स्पेंड किया। तो इसीलिए आप मतलब जितना एंजॉय होना चाहिए उतना हम नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ बिजनेस। तो वी एंजॉयड आवरसेल्फ थरोली, क्योंकि यहाँ पे समय था और मैंने बताया कि उस समय एक बहुत बड़ा इवेंट होता था शादी वगैरह। तो इन लोगों ने फुल ऑन मस्ती की। थरोली का मतलब होता है बड़े ही अच्छे से पूरी तरीके से उन्होंने एंजॉय किया। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। और मतलब पूरा टाइम बच्चों को और क्या काम है, मतलब जितने भी रिश्तेदार के बच्चे थे सब एक साथ गैदर हो गए, तो जो मर्जी खाना, जहां मर्जी खेलना, जितने तक, क्योंकि शादी वगैरह में आए तो पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल है नहीं, तो जितनी मर्जी खेलते रहो, बहुत मजा। सेवरिंग द फ्रीडम। सेवरिंग यानी कि एंजॉय, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉइंग द फ्रीडम, अपना जो ये फ्रीडम फ्रीडम मिला है ना, पढ़ाई से, बड़ों से डांट खाने से फ्रीडम। क्यों बड़े भी नहीं डांट रहे हैं? बिकॉज एक तो बहुत अच्छा मौका था, शादी वगैरह था तो सारे लोग खुश थे। दूसरा, बिकॉज ऑफ ऑल एल्डर्स वे बिजी, सारे बड़े जो थे वो बिजी थे। क्यों? क्योंकि शादी का मौका था, नेचुरली बहुत हजारों काम रहते हैं तो बड़े लोग उसमें ही बिजी थे। तो बच्चे जो है वो फुल ऑन मस्ती, एकदम पूरी फ्रीडम में बहुत मजा कर रहे। तो आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज। ये कुछ दिनों के लिए बोल के गई थी दादी के लिए, दादी के पास, बट एंडेड अप स्टेइंग फॉर अ वीक। लेकिन वो वहां पे 1 वीक के करीब वो रहकर आई। तो जब ये वापस आई, देखो क्या हुआ। When I came back to my village, जब ये मैं वापस आई विलेज में, I found my grandmother in tears. मैंने देखा मेरी ग्रैंडमदर की आंखों में आंसू भरा है। I was surprised. मैं बिल्कुल भौचक्की रह गई, बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई। For I had never seen her cry even in the most difficult of situation. सिचुएशन यानी परिस्थिति। क्योंकि ये अब आश्चर्यचकित या भौचक्की क्यों रह गई? बिकॉज इसने कभी भी अपनी ग्रैंडमदर को रोते हुए नहीं देखा, चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, या कितनी डिफिकल्ट क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किल भरी सिचुएशन क्यों ना हो, दादी कभी घबराई नहीं थी। वो बहुत ही स्ट्रांग लेडी थी। सो अब उसको लग रहा है व्हाट हैड हैपन, आज क्या हो गया दादी को, व्हाई आई वॉज वरीड। और ये सोच के उसको वो बहुत ही चिंता में पड़ गई। अवा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? अवा, क्या सब कुछ ठीक है? आर यू ओके? क्या आप ठीक हो दादी? आई यूज टू कॉल हर अवा। ऑथर क्या बोल रही है? मैं उनको अवा करके बुलाती थी। अभी अवा का मतलब क्या है? विच मीन्स मदर इन कन्नडा। तो अवा का मतलब माँ होता है। अब इनको वो माँ करके क्यों बुला रही है, दादी माँ क्यों नहीं बुला रही है? क्योंकि वो दादी माँ के साथ वो रहती थी गांव में, तो नेचुरली अब दादी माँ के साथ रहते उनको ही माँ बोलने लगी। आई नो डेड बट सॉरी, शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। उन्होंने बस ना में सर हिलाया लेकिन कुछ बोला नहीं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि ये छोटी सी बच्ची थी, 12 साल की लड़की थी, इसको भी समझ नहीं आ रहा है, तो उसे कुछ समझ नहीं आया। एंड फॉरगेट अबाउट इट, और वो भूल भी गई, क्योंकि बच्ची थी, अपने खेलने वेलने में भूल गई। आफ्टर डिनर, खाना खाने के बाद, वी वर स्लीपिंग, है ना, अब ये सोने के लिए गए। कहाँ पे? इन द ओपन टेरेस। ये ओपन टेरेस का मतलब क्या होता है? खुली छत। खुली छत पे ये सोने गए थे ऑफ द हाउस। तो गांव वगैरह में आप देखेंगे कि रात को सोने के लिए ओपन टेरेस में जाते हैं, छत वगैरह में जाते हैं, है ना, बहुत मजा आता है। इट वॉज समर, यूजुअली वो समर का ही सीजन था, गर्मी का मौसम था, रात का मौसम, रात के समय था। एंड देयर वॉज अ फुल मून, और फुल मून था, पूर्णिमा का समय था, तो चारों ओर
जो चांद है उसके जो रोशनी वो बिखेर रही थी. अवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी. अवा आई और वो मेरे बिल्कुल बाजू में आके बैठ गई. हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फोरहेड. उनका जो प्यार भरा स्नेह भरा जो हाथ था मेरे माथे पे फहराने लगी. आई रियलाइज्ड शी वांटेड टू स्पीक. तो मुझे ऐसा लगा, यानी ऑथर ऐसा बोल रही कि मुझे ऐसा लग रहा है कि दादी माँ मुझे कुछ बोलना चाहती हैं. आई आस्क्ड हर. मैंने उनसे पूछा, व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ दादी? व्हेन आई वाज यंग गर्ल. तो दादी अब बोलने लगी. व्हेन आई वाज यंग गर्ल, जब मैं तुम्हारी जैसी ही एक यंग गर्ल थी, जवान लड़की थी, आई लॉस्ट माई मदर. मैंने अपनी माँ को खो दिया. देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी. और कोई भी नहीं था माँ के अलावा जो मेरे ध्यान दे, मेरी तरफ ध्यान दे, मुझे पालन पोषण करे एंड मुझे गाइड करे, मुझे रास्ता दिखाए क्या सही है क्या गलत है, ऐसा मुझे गाइड करे. माई फादर वॉज बिजी मैन. मेरे पापा बहुत ही बिजी रहते थे. एंड गॉट मैरिड अगेन. और उन्होंने दूसरी शादी कर ली. इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स. उस समय की बात है, उस समय जब दादी खुद ही छोटी बच्ची थी, वो क्या बोल रही है, उस समय एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था. और स्पेशली गर्ल्स के लिए उनको लगता था लड़कियों का तो काम एक ही काम है, घर में बैठना और खाना बनाना. ये देखो, आप देख रहे होंगे दादी माँ और वो छोटी सी बच्ची ऑथर जो है आपस में, सुधा मूर्ति, ये आपस में बात कर रही हैं. तो क्या बोल रहे हैं, उस समय जो था गर्ल्स को इतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं आता था कि उनको पढ़ाई लिखाई किया जाए. क्यों? क्योंकि लोगों का यही मानना था कि गर्ल्स को पढ़ के क्या होगा, आगे चल के तो उनको चोला चौकी करना है, घर में खाना बनाना है, तो पढ़ा के कोई मतलब ही नहीं है. सो आई नेवर वेंट टू स्कूल. इसीलिए मैं कभी स्कूल गई ही नहीं. आई गॉट मैरिड वेरी यंग. जब मैं छोटी थी, मैं काफी छोटी थी, उसी समय मेरी शादी हो गई. एंड हैड चिल्ड्रन. और शादी हुई तो बच्चे हो गए. आई बिकेम वेरी बिजी. और मैं अपने ही कामों में, घर के रोजमर्रा के कामों में मैं बिल्कुल बिजी हो गई. लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन. इस तरीके से समय बीतता गया और देखते देखते मैं एजेड हो गई, बूढ़ी हो गई, और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी आ गए, यानी मेरे पोते पोती भी आ गए. आई ऑलवेज फेल्ट सो हैप्पी कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू. और मुझे बहुत खुशी होती है तुम बच्चों के लिए कुछ अच्छा अच्छा खाना बनाओ, तुम लोग को खिलाओ, इसमें मुझे बहुत खुशी होती है. At times I used to regret not going to school. कभी कभी मन में किसी कोने में मुझे बहुत दुख होता है. Regret का मतलब होता है to feel sad for not having done something. एक तरह का पछतावा होता है कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई, मैं क्यों नहीं पढ़ी. So I made sure that my children and grandchildren studied well. इसीलिए मन में मैंने सोचा था मैं तो नहीं पढ़ पाई, लेकिन मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन और मेरे बच्चे सब जो है वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें. I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old. तो यहाँ पे ऑथर खुद सोच रही है, मन में उसके ख्याल आ रहा है कि अचानक से मेरी दादी जो 62-year-old बूढ़ी दादी, वो अचानक से मेरे जैसे 12 साल की एक छोटे से बच्चे से ये सारी चीजें क्यों डिस्कस कर रही है. द स्टोरी ऑफ हर लाइफ, और वो भी इतना इंपॉर्टेंट चीज उनकी अपनी जिंदगी के बारे में मेरे से क्यों बताइए, और वो भी कब, इन द मिडल ऑफ द नाइट, और वो भी इतने रात को, जब सोना चाहिए था तब हम बगैर सोए उनकी लाइफ के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं. बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली. इमेंसली का मतलब बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली जिसको बोल सकते हैं. और क्यों ये सुन रही थी छोटी सी बच्ची, क्योंकि उसे पता था कि वो अपनी दादी को बहुत प्यार करती है. एंड देयर हैड टू बी सम रीजन व्हाई शी वाज टॉकिंग टू मी. तो क्या बोल रही है, और उसको ऑथर को लग रहा था कि जरूर कोई रीजन होगा कि ये बीच में रात में ये मेरे से अपनी जिंदगी के बारे में क्यों बात करी, इसके पीछे जरूर कोई कारण रहा होगा. तो आई लुक्ड हर फेस. तो वो उनकी चेहरे की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी. इट वॉज अनहैप्पी. वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी. एंड हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स. और उनकी आंखों में आंसू भरे थे. शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी who was usually always smiling. मेरी दादी बहुत ही खूबसूरत थी और यूजुअली अक्सर उनके चेहरे में हमेशा हंसी ही रहती थी. बट आज वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी. Even today I cannot forget the worried expression on her face. इवन आज भी, यहाँ तक कि आज भी मुझे सुबह वाली बात याद आ रही है. जब मैं आई तो मेरे दादी के चेहरे में जो एक
एक टेंशन भरा जो चेहरा दिख रहा था वो मैं अभी तक भूल नहीं पाई। आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। आई लीन्ड का मतलब होता है झुक, मैं झुक गई उनकी तरफ, झुक गई और उनके एंड हेल्ड हर हैंड, उनके हाथ को मैंने अपने हाथ में पकड़ा। अवा डोंट क्राई, अवा बिल्कुल मत रो। व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ दादी? कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी कोई भी मदद कर सकती हूँ क्या, किसी भी तरह का मदद? तो दादी प्लीज मुझे बोलो। यस आई नीड योर हेल्प, दादी ने क्या बोला? हाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यू नो वेन यू वेर अवे कर्मवीरा केम एज यूजुअल। ये जो अभी मैं जो पैराग्राफ पढ़ रही हूँ ये बहुत ही टची है, आप बिल्कुल मन लगाकर इसको सुनिए और आप वो चीज को फील कीजिए, दादी के तकलीफ को फील कीजिए। वो क्या बोली कि हाँ बिल्कुल तुम्हारी बिल्कुल मुझे मदद चाहिए। पता है जब तुम नहीं थी तो कर्मवीर आया था, यानी वो वीकली मैगजीन घर पे आया था एज यूजुअल जैसे आता है। आई ओपन द मैगजीन, मैंने वो मैगजीन को खोला। आई सॉ द पिक्चर दैट accompanies द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा। तो क्या बोले कि मैंने खोला और मैंने वो स्टोरी वो पिक्चर्स को देखा, क्यों वो पिक्चर जो accompanies था मतलब जो स्टोरी के साथ ही आया था, विच केम विथ समथिंग, समथिंग यानी यहाँ पे कर्मवीर के साथ ही आया था पिक्चर्स, उसे वो देखने लगी बड़ी टकटकी लगा के, बड़े ध्यान से कंसंट्रेशन से वो पिक्चर्स को देखने लगी। द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा, और वो स्टोरी और वो पिक्चर्स किसके थे? इट इज रिलेटेड टू काशी यात्रा। बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी, पिक्चर को तो देख रही थी बट उससे रिलेटेड वो क्या बोल रही है ये चीज मैं समझ ही नहीं पा रही थी। एनीथिंग दैट वॉज रिटन, क्योंकि वो क्या बोल रही है उसके से रिलेटेड जो भी चीज था मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। मेनी ऑफ टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स, ये फीलिंग को समझने की कोशिश करो, ये दर्द को समझने की कोशिश करो। उसने क्या बोला कि मैं बहुत बार वो पिक्चर में हाथ फेराई, ओवर द पेजेस, वो पेजेस के ऊपर मैंने हाथ फेराया। विशिंग आई कुड अंडरस्टैंड, ये सोच के कि मुझे शायद कुछ समझ में आ जाए। वट वॉज रिटन, उसमें क्या लिखा है शायद मुझे समझ में आ जाए। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन मुझे कहीं तो भी पता था ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि दादी को तो बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता था। इफ ओनली आई वर एजुकेटेड इनफ आई वेटेड, तो क्या बोले अगर मैं थोड़ा सा भी पढ़ पाती तो शायद मैं आज कुछ पढ़ लेती कर्मवीर में क्या लिखा है। काशी यात्रा जो के जो स्टोरी का जो सीरियल आता है हर वीक में, उसे शायद मैं थोड़ा पढ़ पाती। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, और मैं तुम्हारे लिए बेसब्री से वेट कर रही थी कि तुम कब वापस आओ। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, मैंने सोचा कि तुम जल्दी से जल्दी वापस आओ और मेरे लिए ये तुम पढ़ के दो। इवन आई थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, एक बार तो मेरे मन में ये भी ख्याल आया कि मैं उस गांव में जाऊं जहां तुम शादी में गई हो और मैं वहां पे जाके तुम्हें बोलूं कि तुम मेरे लिए पढ़ दो। आई कुड हैव asked somebody in this village but I was too embarrassed, और कभी कभी तो मन में ये भी ख्याल आ रहा था कि मैं जाऊं किसी से जाके पूछूं कि मेरे लिए थोड़ा सा ये पढ़ के दो, बट मुझे बहुत ही एम्बैरेस्ड फील हो रहा था। एम्बैरेस्ड का मतलब कि बहुत ही अशेम्ड फील होना, बहुत ही बहुत ही यानी छोटा फील होना खुद को, बहुत ही शर्म आना कि मैं किसी को जाके बोलूं कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, प्लीज मेरे लिए पढ़ के दो। तो आई फेल्ट सो डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुद को लाचार और मजबूर फील कर रही थी। वी वर वेल ऑफ का मतलब होता है कि हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, हमारे पास भरपूर पैसा है। बट वॉट यूज इज मनी, लेकिन ऐसे पैसे का क्या मतलब व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, जब मैं खुद ही एक इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, जब मैं दूसरों के ऊपर मैं डिपेंड हो रही हूँ, मैं दूसरों के ऊपर आश्रित हो रही हूँ, तो ऐसे पैसे का क्या मतलब जब मुझे पढ़ना लिखना ही नहीं आ रहा है। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर, अब ये छोटी सी बच्ची वो सोच रही है कि मैं दादी माँ को इसका क्या आंसर करूं, क्योंकि 12 साल की बच्ची, उसके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था। अवा कंटिन्यूड, और अवा फिर बोलने लगी। आई हैव डिसाइडेड टू लर्न द कनाडा अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, तो इसीलिए वो बिल्कुल अभी दादी जो है बहुत ही दृढ़ निश्चय होके वो उन्होंने बोला कि मैंने ये डिसाइड किया है कि कल से ही मैं कनाडा का अल्फाबेट्स में पढ़ूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट।
और दादी जो थी बहुत ही वो कॉन्फिडेंट थी, वो क्या बोल रही है, मैं जितनी भी तरह का हर्डल्स है, प्रॉब्लम्स है, सबको मैं पीछे करके मैं बिल्कुल मेहनत करूंगी और मैं अल्फाबेट्स को पढ़ने की बिल्कुल कोशिश करूंगी। बिकॉज शी वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट, वो बिल्कुल किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती किसी भी चीज पे, है ना। सो अब देखो यहाँ पे से हमें पता चल रहा है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको पढ़ना लिखना आता है, तो आप खुद को कितना इंडिपेंडेंट फील करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाता है। अब एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट। वो छोटी सी बच्ची ने क्या बोला, अवा आप 62 के हो, अभी आप पढ़ाई लिखाई करोगे, all your hair is grey, your hands are wrinkled। आपके तो सारे बाल ग्रे हो चुके हैं, ग्रे का मतलब सफेद होना, इंग्लिश में व्हाइट नहीं बोलते हैं, ग्रे बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, आपके तो सारे बाल सफेद हो चुके हैं, आपके हाथ में तो पूरी झुर्रियां आ चुकी है, रिंकल्ड यानी झुर्रियां। यू वियर स्पेक्टिकल्स, आप आंखों में चश्मा पहनते हैं। एंड यू वर्क सो मच इन किचन, और आप सारा दिन किचन में बिजी रहते हो, आप इतना काम करते हो। बट शी स्माइल्ड, ये सुन के दादी माँ ने कुछ नहीं बोला, केवल वो मुस्कुराई। देखो आप देख रहे होगे यहाँ पे दादी माँ जो है वो छोटी सी बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। बट शी स्माइल्ड, वो केवल मुस्कुराई। फॉर ए गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। अगर आपने सोचा है कि आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो और आप जो है पूरी फुल्ली कॉन्फिडेंट हो, आप दृढ़ निश्चयी हो, डिटरमाइंड यानी कि दृढ़ निश्चयी होना, यू कैन ओवरकम, आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हो, यानी हरा सकती हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी एल्स बट आई विल डू इट। तुम बिल्कुल यकीन करो बेटा, मैं दूसरों के कंपेयर में पूरा दिल लगा के काम करूंगी, पूरी मेहनत करूंगी। फॉर लर्निंग एज इज नो लिमिट। और दादी माँ ने क्या बोला, पढ़ाई लिखाई करने के लिए या कोई चीज सीखने के लिए उम्र नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई लिमिट नहीं है। यानी आप अगर 60 साल के हो गए या 70 साल के हो गए तो आप पढ़ नहीं लिख सकते, ऐसा कोई भी एज बार नहीं है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। यहाँ ट्यूशन का मतलब होता है टीचिंग। तो क्या बोल रहे हैं कि दूसरे ही दिन था और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, दादी माँ को मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। और उन्होंने क्या देखा, छोटी सी बच्ची ने क्या देखा, अवा जो थी बहुत अच्छी बच्ची थी। बच्ची यानी कि यहाँ पे छोटा सा बच्चे की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे स्टूडेंट की बात कर रहे। वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ वर्क, वो होमवर्क शी डिड वॉट अमेजिंग। और उनको जो भी होमवर्क दिया था वो पूरे दिल लगा के कंप्लीट करती थी, और वो कभी भी चिड़चिड़ नहीं करती थी कि मुझे इतना होमवर्क क्यों दिया जा रहा है। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। वो बिल्कुल जो भी वो पढ़ती थी वो बार बार उसको रिपीट करती थी, उसे वो लिखती थी, याद करती थी और रिसाइट करती थी। रिसाइट यानी कोई भी चीज को बार बार रिपीट करना। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। वो क्या बोल रहे, मैं ही उसकी एकमात्र टीचर थी और वो मेरे लिए पहली स्टूडेंट थी, मेरी जिंदगी का पहला स्टूडेंट। लिटिल डिड आई नो देन, मतलब सिर्फ मुझे बहुत ही कम पता था, क्योंकि हमें फ्यूचर के बारे में पता नहीं होता। तो ये छोटी सी बच्ची बोल रही है कि उस समय तो मुझे पता ही नहीं था दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर ऑफ ए कंप्यूटर साइंस एंड टीच 100 ऑफ स्टूडेंट्स। मुझे तो बिल्कुल ये चीज पता ही नहीं थी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कि मैं आगे चल के एक कंप्यूटर के टीचर बनूंगी और 100 से भी ज्यादा बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी। देन दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। और ऐसे ही करते करते काफी दिन बीत गए और दशहरा का फेस्टिवल का समय आया। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द प्लेस ऑफ वर्शिप एंड मेड मी सिट ऑन अ स्टूल। तो मेरी दादी माँ ने मुझे जहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप यानी जहाँ पे पूजा किया जाता है वहां पे बुलाया और उन्हें एक छोटी सी बच्ची को स्टूल के ऊपर, कुर्सी जिसको हम कुर्सी बोलते हैं, कुर्सी पे बिठाया। शी गेव मी अ गिफ्ट, उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया। इट वॉज अ लेंथ ऑफ ए फैब्रिक। वो क्या बोल रहे हैं, वो एक कपड़े की पीस थी, यानी जैसे हम टेलर को देते हैं, कपड़े को काट के ड्रेस बनाते हैं, वही बोला जा रहा है। टू बी टेलर्ड इनटू अ ड्रेस, यानी जिसे आगे चल के टेलर को देके वो काट के टेलर जो है एक सुंदर सा ड्रेस बना के देंगे। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल। यूजुअल का मतलब अक्सर, और अनयूजुअल मतलब जो अक्सर नहीं होता है, नहीं के बराबर होता है। तो उन्होंने बिल्कुल कुछ ऐसा चीज किया जो आज से पहले कभी उन्होंने किया नहीं था। शी बेंड डाउन एंड टच्ड माई फीट। वो झुकी और वो मेरे पैर पड़ी।
आई वॉज सरप्राइज्ड एंड टेकन बैक। तो ये क्या बोल रही छोटी सी बच्ची कि मैं बिल्कुल भौचक्की रह गई, बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गई। एंड टेकन बैक इट इज अ स्मॉल प्रोवर्ब। उसका मतलब है कि मैं बिल्कुल भी निस्तब्ध रह गई, यानी कुछ ऐसा घटना जब आप बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल पाते हो, यानी आप ब्लैकआउट हो जाते हो, आपके दिमाग में पता नहीं क्या उस समय कुछ सोचने समझने की ताकत नहीं रहती। क्यों ऐसा लगा? क्योंकि बिल्कुल वो शॉक्ड हो गई, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि दादी उनके पैर पड़े। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर, क्योंकि बड़े जो है कभी भी बच्चों के पैर नहीं पड़ते। वी ओनली टच द फीट ऑफ गॉड्स वी वर्शिप। क्या बोल रहे? केवल हम जो है भगवान जी के ही पैर पड़ते हैं, एंड दैट ऑफ आवर एल्डर्स, और साथ ही साथ बड़ों के भी पैर पड़ते हैं, एंड टीचर्स, और टीचर के भी, गुरु जी के भी पैर पड़ते हैं। वी कंसिडर्ड इट अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि बड़े को, टीचर्स को, मम्मी पापा को रिस्पेक्ट देने के लिए, भगवान जी को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, इट इज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, यानी अपने रिस्पेक्ट को दर्शाने के लिए ऐसा हम करते हैं। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। तो दादी माँ ने क्या बोला? बिल्कुल ऐसा मत करो, हाँ मुझे बिल्कुल मत रोको। क्योंकि छोटी सी बच्ची रोक रही थी, बिल्कुल मत रोको। क्यों? क्योंकि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर की नहीं, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, अ टीचर हु टॉट मी so well and with so much affection that I can now read any novel confidently. वो क्या बोल रही है? मैं अपनी ग्रैंड डॉटर का पैर नहीं पढ़ रही हूँ, बल्कि मैं एक ऐसी टीचर का पैर पढ़ रही हूँ जो इतने प्यार से मुझे पढ़ाई कि आज मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कोई भी किसी भी तरह का नॉवेल को मैं इंडिपेंडेंटली, मतलब विदाउट एनी हेल्प मैं पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। देखो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ गया, जैसे ही पढ़ाई लिखाई उनको आ गया, तो पढ़ना लिखना जैसे आ गया तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दादी माँ, देखो दशहरा का समय है, फेस्टिवल है, और दादी माँ जो है वो छोटी सी बच्ची के पैर पड़ रही है ना। तो वो क्या बोल रही है कि नाउ आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, नाउ आई एम फीलिंग इंडिपेंडेंट। आज मैं जो है पढ़ाई लिखाई की वजह से मैं काफी इंडिपेंडेंट खुद को फील कर रही हूँ। इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर। दादी माँ क्या बोलती है? ये बिल्कुल मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने टीचर को रेस्पेक्ट करूं। इट इज नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड इररेस्पेक्टिव ऑफ एज। तो क्या बोल रहे? स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी जो टीचिंग्स है, जो लर्निंग्स है, वो उसमें लिखा है कि जो टीचर है उन्हें फुल्ली रेस्पेक्ट किया जाए। हमारी बुक्स में लिखा है, हमारे ग्रंथों में लिखा है। स्क्रिप्चर्स यानी आप बोल सकते हैं होली बुक्स या ग्रंथ बोल सकते हैं, जिसमें लिखा है कि टीचर को बिल्कुल रेस्पेक्ट करना चाहिए, और इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, मतलब एज को ध्यान पे नहीं रख के, बल्कि एज इररेस्पेक्टिव, किसी मतलब एज को बिना ख्याल किए हमें उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। सो आई टच्ड योर फीट, आई टच्ड हर फीट इन रिटर्न एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। तो उन्होंने यहाँ पे छोटी सी बच्ची ने भी रिटर्न में क्या किया? वो भी तो रेस्पेक्ट करते हैं ना, दादी इतनी बड़ी है ना, तो बड़ी है, एल्डर है, तो छोटी सी बच्ची ने भी दादी के पैर पड़ा, और उन्होंने अपनी फर्स्ट स्टूडेंट, क्योंकि छोटी सी बच्ची इसके पहले किसी को पढ़ाई नहीं थी, दादी को ही नहीं, दादी को ही पढ़ाया था, तो दादी ही उनकी फर्स्ट स्टूडेंट थी, तो उनको भी उसने एज अ फर्स्ट स्टूडेंट के इस तौर पे उनको एक गिफ्ट दिया। पता है वो गिफ्ट क्या था? इट वॉज द नॉवेल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी। अब तक वो सीरियल वाइज पढ़ रही थी, तो छोटी सी बच्ची ने किसी तरीके से अब ये तो यहाँ पे बताया नहीं, माइट भी उसको जो भी हाथ खर्च मिलता था वो सब उसने कलेक्ट करके शायद फिर उन्होंने क्या किया, छोटी सी बच्ची ने एक नॉवेल जो नॉवेल उन्हें दादी माँ को बहुत पसंद था, जो त्रिवेणी के द्वारा लिखा था, काशी यात्रा, वो नॉवेल अपनी दादी को गिफ्ट किया। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। तो ये फ्लाइंग कलर्स इज अगेन अ इडियम है, जिसका मतलब होता है टू डू समथिंग वेरी वेल, किसी चीज को बड़े अच्छे से करना। तो यहाँ पे वो भी कॉन्फिडेंट थी, टीचर भी इतनी कॉन्फिडेंट थी, यानी छोटी सी बच्ची इतनी कॉन्फिडेंट थी कि ये जो मैं अपना नॉवेल, ये जो नॉवेल मैं दे रही हूँ काशी यात्रा त्रिवेणी के द्वारा लिखा हुआ, अपनी दादी माँ को क्यों दे रही हूँ? क्योंकि जो दादी माँ है वो अब बड़े कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी हेल्प इंडिपेंडेंट होके वो ये नॉवेल को पढ़ सकती थी। तो it is a story about a grandmother and a small girl
where it has been shown that how education is important in one's life. It make people confident. It make people to present yourself in front of others. दूसरों के सामने आप प्रेजेंट कर सकते हो, आपको खुद को प्रेजेंट कर सकते हो. हम बाहरी तौर पे तो हम खुद को प्रेजेंट करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट आप अपने एक्सप्रेशंस को, आप खुद को, आप अंदर क्या सोचते हो, इसको प्रेजेंट करने के लिए आपको एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है. तो बच्चों, अगर आपको ऐसा, आप पढ़ाई को भी बड़े बोझ के साथ अगर पढ़ते हो, बहुत बर्डन के साथ अगर पढ़ते हो, तो आज से पढ़ाई को एक ड्यू रिस्पेक्ट दो, क्योंकि यही वो चीज है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है. So I hope and I think that you have enjoyed and you have understood the entire chapter. So see you on the next video. Bye bye for that, for now.